बासमती शिपमेंट्स में तेज गिरावट देखी गई है। पिछले साल ईरान ने भारत से 1 मिलियन टन से भी अधिक राइस इंपोर्ट किया। क्या टर्की वाकई ईरान तक इंडियन राइस पहुंचाने के लिए एक नया वायबल कॉरिडोर बन सकता है? यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी जरूर है, लेकिन यह कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। ईरान को चावल चाहिए और भारत के पास चावल है, लेकिन उसके बावजूद यह व्यापार डूबने की कगार पर क्यों है? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज की बिग पिक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनने में सिर्फ राइस ट्रेड की एक साधारण सी खबर लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतें खोलेंगे आपको एहसास होगा कि यह उससे कहीं बड़ी कहानी है। एक तरफ ईरान को चावल चाहिए और दूसरी तरफ भारत के पास चावल है, यानी बायर भी तैयार है, डिमांड भी मजबूत बनी हुई है। फिर भी भारत से ईरान जाने वाला राइस ट्रेड इस समय भारी दबाव में है, भारी प्रेशर में है। तो जाहिर सा सवाल यह उठता है कि आखिर समस्या है कहां? क्या समस्या राइस की है? नहीं, असली समस्या शायद उस रास्ते की है जिससे यह राइस बायर तक पहुंचता है। और यहीं से इस कहानी में राइस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेमेंट, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस और एक ऐसा नाम जो आपने शायद पहले सिर्फ क्रूड ऑयल की खबरों में सुना है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, चावल के एक साधारण से व्यापार में ये हॉर्मुज और बैंकिंग जैसे शब्द कहां से आ गए? यही सवाल आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बुनियादी सवाल से कि आखिर ईरान को इंडियन राइस की इतनी आवश्यकता क्यों है? तो ईरान के लिए फूड सिक्योरिटी हमेशा से बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है और राइस इस फूड सिक्योरिटी का एक बेहद अहम हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ईरान ने भारत से 1 मिलियन टन से भी अधिक राइस इंपोर्ट किया। जरा एक पल रुककर सोचिए कि यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान भारत के राइस एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मामूली या इररिलेवेंट मार्केट नहीं, बल्कि एक बड़ा, स्थिर और भरोसेमंद बायर रहा है। तो अब स्वाभाविक सवाल यहां पर यह उठता है कि जब बायर भी तैयार है, डिमांड भी लगातार बनी हुई है, तो फिर आखिर समस्या कहां आ गई? तो दोस्तों, यहां एक साधारण सी मिसाल से बात को समझते हैं। मान लीजिए भारत में किसी एक्सपोर्टर के पास राइस तैयार पड़ा हुआ है और उधर ईरानियन बायर भी ऑर्डर देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, लेकिन इसके ठीक बाद जो सवाल आते हैं असल में वही इस पूरी कहानी की जड़ है। पेमेंट कौन करेगा? बैंक ट्रांजैक्शन किस रास्ते से होगी? शिप कौन भेजेगा और इंश्योरेंस कौन देगा? और आखिर कौन सा शिपिंग रूट इस्तेमाल किया जाएगा? दोस्तों, इसको जरा ध्यान से समझिए। इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ एक कमोडिटी और एक बायर के बीच सीधा सौदा नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सिस्टम खड़ा हुआ होता है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग लाइंस, कंप्लायंस के नियम और तमाम मीडिएटर्स। और आज की यह पूरी कहानी असल में इसी अदृश्य सिस्टम की कहानी है, जो आमतौर पर हेडलाइन में नजर नहीं आता है। दोस्तों, अब यहीं से बात आती है यूएस के सैंक्शंस की। जी हां, यूएस सैंक्शंस की बात को समझना बहुत जरूरी है कि सैंक्शंस का असर सीधे किसी राइस एक्सपोर्टर तक कैसे पहुंच सकता है। इसे बिल्कुल सीधी भाषा में समझिए। सैंक्शंस बढ़ते हैं और इससे बैंक्स सतर्क हो जाते हैं। पेमेंट करना धीरे धीरे मुश्किल होने लगता है। ट्रेडर्स सावधानी बरतने लगते हैं और यही सावधानी आगे चलकर शिपिंग और इंश्योरेंस तक भी पहुंच जाती है और अंत में इसका नतीजा निकलता है एक्सपोर्ट में डिसरप्शन। यहां पर एक बात समझने वाली है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। कई बार सैंक्शंस का असर सिर्फ उस एंटिटी तक सीमित नहीं रहता जिस पर वो सीधे लगाए गए हैं। यह पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक तरह का रिस्क परसेप्शन पैदा कर देता है। बैंक और ट्रेडर्स, भले ही उनका सीधा वास्ता सैंक्शनड एंटिटी से ना हो, फिर भी एक्स्ट्रा
कॉशन बरतने लग जाते हैं और यही सतर्कता धीरे धीरे पूरी ट्रेड चेन की रफ्तार को धीमी कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम बहुत अहम हो जाता है और वो है यूएई का। तो रीजनल ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में यूएई लंबे समय से एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाता रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ईरान के साथ चलने वाला कोई महत्वपूर्ण ट्रेड या फिर पेमेंट चैनल जो यूएई के जरिए ऑपरेट होता है अचानक अगर बाधित हो जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर के पास तुरंत दूसरा रास्ता निकालना कितना आसान होगा। और यह समझना बेहद जरूरी है कि अल्टरनेटिव रूट ढूंढने का मतलब सिर्फ नक्शे पर एक और पोर्ट को चुन लेना नहीं होता। जैसे ही रूट बदलता है फ्रेट का पूरा हिसाब बदल जाता है, ट्रांजिट टाइम बदल जाता है, इंश्योरेंस की शर्तें बदल जाती हैं, बैंकिंग का पूरा तरीका बदल जाता है, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं और बीच में काम करने वाले इंटरमीडिएरीज भी बदल जाते हैं। यानी सिर्फ रास्ता बदल लेना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो ऐसे में एक नाम स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आता है और ये नाम है टर्की, यानी कि इंडिया से टर्की, टर्की से ईरान। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेडर्स अब टर्की को एक संभावित अल्टरनेटिव रूट की तरह देखने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि यह अभी सिर्फ एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव है, कोई गारंटेड या पक्का सॉल्यूशन नहीं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या टर्की वाकई ईरान तक इंडियन राइस पहुँचाने के लिए एक नया वायबल कॉरिडोर बन सकता है। अभी इसे सिर्फ एक्सप्लोर किया जा रहा है और जो सिर्फ एक्सप्लोर किया जा रहा है और जो कॉमर्शियली वायबल साबित हो चुका है, इन दोनों को एक जैसा अभी मान लेना जल्दबाजी होगी। दोस्तों अब इस सारे मसले को हम 3 संभावित सिनारियो से समझ सकते हैं। पहला बेस्ट केस। तो बेस्ट केस सिनारियो तो ये है कि इसमें पेमेंट और शिपिंग के अल्टरनेटिव चैनल्स मिल जाते हैं और ट्रेड हमारा जो है वो लगभग सामान्य तरीके से चलता रहता है। और दूसरा सिनारियो बेस केस। तो इसमें ट्रेड पूरी तरह से बंद तो नहीं होता लेकिन लागत बढ़ जाती है, ट्रांजिट रूट्स बदल जाते हैं, एक्सपोर्टर्स के मार्जिन पर दबाव आता है और ओवरऑल वॉल्यूम्स पर असर पड़ता है। और तीसरा सिनारियो है वर्स्ट केस और इसमें दोस्तों पेमेंट और शिपिंग दोनों ही लंबे समय तक बाधित बने रहते हैं और ऐसी स्थिति में इंडियन एक्सपोर्टर्स को मजबूरन दूसरे मार्केट्स की तलाश करनी पड़ सकती है। और इन तीनों सिनारियोस को किसी पक्की प्रेडिक्शन की तरह नहीं बल्कि एनालिटिकल पॉसिबिलिटीज की तरह देखा जाना चाहिए। यहां पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि इनमें से कोई भी सिनारियो अभी तय नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अब यहाँ बासमती और नॉन बासमती का फर्क समझना भी आपके लिए जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बासमती शिपमेंट्स में तेज गिरावट देखी गई है और अगर पेमेंट डिसरप्शन लंबे समय तक खिंचता है तो इसका असर भारत के प्रीमियम राइस ट्रेड पर भी पड़ सकता है। हालांकि जहां पर्याप्त और पुख्ता डेटा उपलब्ध नहीं है वहां अनुमान लगाने से बचना ही सबसे सही और सबसे जिम्मेदार तरीका होता है। तो दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर ईरान का मार्केट कमजोर पड़ता है तो क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स दूसरे मार्केट्स में राइस बेच सकते हैं? तो दोस्तों यहां पर एक बात देखने वाली है कि भारत का ग्लोबल राइस मार्केट निश्चित रूप से बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक बायर को दूसरे बायर से रातों रात रिप्लेस कर देना उतना आसान नहीं होता है जितना सुनने में लगता है। क्यों? क्योंकि हर मार्केट में क्वालिटी की पसंद अलग होती है, प्राइस अलग होता है, वैरायटी अलग होती है, रेगुलेशंस भी अलग होते हैं और तो और पेमेंट की शर्तें भी अलग होती हैं और फ्रेट का हिसाब भी अलग होता है और वहाँ का कंपटीशन भी अलग तरह का होता है। यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन जरूरी जरूर है लेकिन यह कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है जो रातों रात मिल जाए। अब दोस्तों इस पूरी कहानी को जरा ग्राउंड लेवल पर लेकर आते हैं क्योंकि यहीं इसका असली और सबसे गहरा असर दिखाई देता है। यह चेन कुछ इस तरह से काम करती है कि जियोपॉलिटिक्स में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को प्रभावित करता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में कमी एक्सपोर्टर के मार्जिन को प्रभावित करती है और एक्सपोर्टर का मार्जिन प्रभावित होने पर राइस मिल की खरीद पर असर पड़ता है
और राइस मिल की खरीद घटने पर इसका सीधा असर किसान की प्रोक्योरमेंट पर पड़ता है और अगर एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो डिमांड और प्रोक्योरमेंट दोनों पर असर पड़ सकता है। और अगर हम समय रहते अल्टरनेटिव मार्केट्स हमको मिल जाते हैं तो इंपैक्ट उससे बिल्कुल अलग तरह का होगा। तेहरान में होने वाला कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी अन्य राइस प्रोड्यूसिंग रीजन से उतनी दूर नहीं है जितना हमें पहली नज़र में लगता है। और यहीं से यह छोटी सी दिखने वाली राइस स्टोरी धीरे धीरे एक बहुत बड़ी ग्लोबल ट्रेड स्टोरी में बदल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरी कहानी की असली बिग पिक्चर की। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत को सिर्फ राइस प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, असली और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत को अपने पूरे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जियोपॉलिटिकल शॉक्स झेलने के लिए तैयार करना होगा। और आने वाले समय में किसी भी एक्सपोर्टर की कॉम्पिटिटिवनेस अब सिर्फ प्राइस और क्वालिटी तक सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों इसमें पेमेंट सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग ऑप्शंस और जियोपॉलिटिकल रेजिलियंस भी उतने ही जरूरी हिस्से बनते जा रहे हैं जितने कि राइस की गुणवत्ता और उसकी कीमत हुआ करती थी। और दोस्तों अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ता हूं कि अगर आज ईरान है तो कल कोई दूसरा मार्केट भी हो सकता है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत के एक्सपोर्टर्स के पास इतने डाइवर्सिफाइड मार्केट्स, इतने पेमेंट चैनल्स और इतने लॉजिस्टिक्स रूट्स मौजूद हैं कि किसी एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से पूरा ट्रेड मॉडल हिल ना जाए। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ राइस पैदा कर लेना शायद पर्याप्त नहीं है, उसे सही बायर तक, सही समय पर, सही कॉस्ट पर और सबसे इंपॉर्टेंट बात बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के बीच सुरक्षित तरीके से पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों अब यहां पर मैं एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि आप राइस एक्सपोर्टर हैं और अपने लिए नई मार्केट तलाश कर रहे हैं तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस इसका जवाब है। 23, 24, 25 अक्टूबर को होने वाले भारत मंडपम में बिल्क 2026 में 120 से अधिक देशों से बायर आ रहे हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट करिए और ढूंढ लीजिए अपने लिए नए देश और नए बायर्स। और यही है आज की बिग पिक्चर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।